20 मार्च से 25 अप्रैल के उन दिनों में जब न्यूज चैनलों के स्क्रीन पर तबलीगी जमात की खबरें छाई हुई थी। जमात यानी तबलीगी जमात का आका मौलाना या कोरोना फैलाने वाला मौलाना साठ कानून से आंख मिचौली का खेल खेल रहा है। क्राइम ब्रांच उसके शामली फार्म हाउस पर दबिश भी दे चुकी है, मगर शातिर अपराधी बन चुके मौलाना अब तक अंडरग्राउंड है। गलती हो गई या गलती की गई 30 सेकंड के बाद जानी। कह रहा हूं ये सोचने वाली बात नहीं है, ये पुख्ता सबूतों वाली बात है। जो बातें इस समय कही जा रही हैं, काफी लोग हवा में बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे संवाददाता, हमारे रिपोर्टर ने पूरी रिपोर्ट की। जरा सी कोशिश करेंगे तो आप याद करने लगेंगे कि उन खबरों को देखते हुए आप किस तरह की बातें करने लगे थे, उन खबरों ने आपके दिलो दिमाग पर क्या असर डाला था। आप देख रहे हैं आर पार। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। कुल मिलाकर अब आसार लग रहे हैं कि हमारे देश में लॉकडाउन बढ़ने वाला है, और इसका विश्लेषण करने के लिए आज मेरे साथ आर पार में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट खुद मौजूद होंगे, जिनके साथ हम इन दोनों बड़े राज्यों में कोरोना के हालात पर सीधा संवाद करेंगे। लेकिन पूरे देश के सामने एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन के लॉकडाउन से कोरोना के खिलाफ जंग जीतने का ऐलान किया था। तो फिर इस जंग में विलेन कौन बन गया? क्योंकि हर तरफ से उंगली जमात पर उठ रही है। इन्होंने डॉक्टरों पर थूका, नर्सों के साथ अभद्रता की, मलमूत्र से गंदगी फैलाई, और अब देश में के अलग अलग हिस्से में छुपकर बैठे हैं टाइम बॉम्ब की तरह। कई चैनल हैं, एक ही विषय है, जानकारी कम है, एक ही बात 100 बार अलग अलग लोगों के जरिए कही जा रही है। उनकी समझ तक नहीं है। सवाल है कि क्या मौलाना साठ जमातियों को कट्टरता के रास्ते से निकलने ही नहीं देना चाहते थे, या फिर जमात को अकूत दौलत की फैक्ट्री पर कब्जा जमाए रखने की उनकी चाल थी? सबसे बड़ी बहस में इन्हीं दोनों मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कोरोना फैलाने वाले मौलाना का अधर्म कांड। इसी बीच दिल्ली की एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। इस्लाम पर जानकारी देने के नाम पर दिल्ली के निजामुद्दीन में सैकड़ों की भीड़ जुट गई। दिल्ली में 20 से ज्यादा लोगों के एक जगह इकट्ठे होने पर रोक के बावजूद, दिल्ली में किसी भी धार्मिक आयोजन पर बैन के बावजूद, आखिर यहां सैकड़ों लोग क्यों जुटे थे? क्योंकि अब इसी भीड़ में दर्जनों कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। देश के कोने कोने से यहां लोगों को बुलाया गया था, दुनिया के तमाम देशों से भी लोग यहां आए थे। आखिर ये कैसी जानलेवा लापरवाही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, धर्म के नाम पर जानलेवा अधर्म। जो नागरिक ऐसे कार्यक्रमों को देखते हैं, घंटों या मिनटों, उनके दिलो दिमाग पर क्या असर होता है, यह जानने का कोई ठोस जरिया नहीं है। इसे समझने के लिए आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं। विदेशी पैसा हजम, मौलाना का खेल खत्म, कोरोना की रफ्तार का जमाती ड्राइवर। कोरोना वाले मौलाना पर वार नोटिस 4 बार। देश में कोरोना की कितनी जमात, कोरोना बॉम्ब अब कोरोना के नाम पर जिहाद करेंगे। जमात के साथ रोहिंग्या भी अब कोरोना बम। क्या खून देने से जमातियों के पाप धुल जाएंगे? कोरोना से जंग में जमात का रोड़ा, मरकज की जिद बनी महामारी। कोरोना से खतरनाक वायरस मरकज, लॉकडाउन के दुश्मन हैं जमाती। लुटेरा साथ देश करेगा बर्बाद। इस तरह के हेडलाइन न्यूज चैनलों पर तैरने लगे थे, और इन्हें देखते देखते आपकी आंखों के जरिए आपके दिमाग में नफरत घुसा दी गई। धर्म के नाम पर जानलेवा अधर्म, ये टाइटल हेडिंग न्यूज चैनलों के सांप्रदायिक एंकर जहर उगलने लगे थे। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, धर्म के नाम पर जानलेवा अधर्म। एक दूसरे चैनल पर यह लाइन आपके दिमाग पर हथौड़े की तरह चोट कर रही थी। आखिर निजामुद्दीन का विलन कौन? कि आखिरकार निजामुद्दीन का विलन कौन? और देश का हित भी जुड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत करने के लिए। आपको लगा होगा कि वहां कोई विलन है जो कोरोना फैलाने आ गया है। यह लाइन भी उन्हीं चैनलों के कार्यक्रम की है। कोरोना जिहाद से देश बचाओ,
इस जिहाद का नाम दिया गया। कोई कोरोना फैलाने के लिए जिहाद कर रहा है। कोई प्रमाण नहीं, सबूत नहीं, लेकिन चैनलों ने इन पंक्तियों के जरिए करोड़ों लोगों के दिमाग में जहर ठूंस दिया। उस समय के कुछ हैशटैग भी याद कीजिए। कोरोना जिहाद, हैशटैग बैन तबलीगी जमात, हैशटैग जिहादी कोरोना वायरस, हैशटैग जिहादी वायरस, हैशटैग मस्जिदों में सरकारी ताले लगाओ। स्टोरी 4 महीने बाद मीडिया ने इस सबसे बड़ी स्टोरी को तहखाने में डाल दिया है। मैं आपको फ्लैशबैक में इसलिए ले जाना चाहता हूं क्योंकि 21 अगस्त को बॉम्बे हाई कोर्ट का एक फैसला आया है। जस्टिस टीवी नलवाड़े और जस्टिस एमजी सेविलकर की बेंच ने जो कहा है, उन बातों को उन चैनलों ने आराम से किनारे कर दिया, लेकिन नागरिकों को वो बातें याद दिलाई जा सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में मरकज के कार्यक्रम में जो विदेशी नागरिक आए थे, उनके खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ा प्रोपेगेंडा चला और यह छवि बनाने का प्रयास किया गया कि ये विदेशी भारत में कोविड-19 के प्रसार के लिए जिम्मेदार हैं। जहां कहीं भी महामारी या आपदा आती है, राजनीतिक सरकार बलि का बकरा ढूंढती है। तमाम हालात इस संभावना की ओर इशारा करते हैं कि विदेशियों को बलि का बकरा बनाने के लिए चुना गया। भारत में संक्रमण के ताजा आंकड़े दिखाते हैं कि मौजूदा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। समय आ गया है कि विदेशियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले प्रायश्चित करें और इससे जो नुकसान हुआ है उसे ठीक करने का सकारात्मक कदम उठाएं। हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव की है। क्या हम वाकई अपनी महान परंपरा के अनुसार मौजूदा मामले में काम कर रहे हैं? इन पर लगाए गए आरोप बताते हैं कि हमने उन्हें मदद करने के बजाय आरोप लगाकर जेल में डाल दिया कि वे यात्रा के दस्तावेजों का उल्लंघन कर रहे थे। कोरोना वायरस फैलाने के लिए यही जिम्मेदार थे। अगर इन लोगों के द्वारा संक्रमण फैलाने की बात में जरा भी दम होता तो इन सभी के खिलाफ उचित कार्रवाई हुई होती। उन्हें अपने वतन भेजा जा सकता था। ऐसी स्थिति में उनके परिजन कितने परेशान हुए होंगे। जनवरी से पहले भारत में कई जगह पर धरने प्रदर्शन हो रहे थे। उसमें शामिल होने वाले ज्यादातर मुसलमान थे। उन्हें नागरिकता संशोधन कानून 2019 को लेकर आपत्तियां थीं। उन्हें लगता था कि मुस्लिम शरणार्थी और प्रवासियों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। वे नेशनल रजिस्टर का विरोध कर रहे थे। मौजूदा मामले में कार्रवाई उन प्रदर्शनकारी मुसलमानों के मन में भय पैदा करने के लिए की गई थी। यह संकेत दिया गया कि उनके खिलाफ कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए विदेशियों के खिलाफ कार्रवाई के पीछे की मंशा ठीक नहीं लगती। बदनीयती से कदम उठाए गए लगते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच ने साफ साफ कहा है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने प्रोपेगेंडा फैलाया है। हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि इस केस में महाराष्ट्र की पुलिस ने मैकेनिकली यानी दिमाग नहीं लगाया, काम किया है। लगता है कि राज्य सरकार ने राजनीतिक दबाव में काम किया। सीआरपीसी के तहत जो अधिकार दिए गए हैं उनका पालन करने का साहस पुलिस नहीं कर सकी। रिकॉर्ड से लगता है कि पुलिस ने कोई दिमाग नहीं लगाया। यही कारण है कि इनके खिलाफ केस शुरू करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई प्रमाण नहीं है। रिकॉर्ड पर कोई प्रमाण नहीं है। दोबारा पढ़ रहा हूं, सरकार दूसरे देश के दूसरे मजहब के लोगों के साथ अलग बर्ताव नहीं कर सकती है। आपको समझना यही है कि मीडिया का प्रोपेगेंडा एजेंसियों के बहाने सरकार और राजनीति का प्रोपेगेंडा होता है। न्यूज चैनलों और अखबारों को तबलीगी जमात के लिए प्रोपेगेंडा की वैध सामग्री जांच एजेंसियों ने उपलब्ध कराई। अखबारों में झूठी खबरों की भरमार हो गई थी उस वक्त। कई जगहों पर पुलिस के ही अफसरों को ऐसी खबरों का खंडन करना पड़ा। तंत्र का एक हिस्सा तबलीग को लेकर अफवाहें फैला रहा था। तंत्र के भीतर का ही कुछ छोटा सा हिस्सा इसके खतरे को समझ गया। जिला स्तर पर पुलिस अधिकारी इन खबरों का खंडन करने लगे। यही नहीं, सरकार ने भी अंतर करना शुरू कर दिया कि जमात का प्रतिशत बताना शुरू कर दिया कि आज के मरीजों में 30% जमात के हैं, लेकिन यह नहीं बताया कि 70% कहां के हैं, कौन हैं। यह प्रेस ब्रीफिंग का हिस्सा हो चुका था।